हेलो दोस्तों, हम फिर आ गए थे कहानी इस दिल में सिर्फ तुम हो, जिसको लिखा है मोनिका जी ने और इसका क्रेडिट भी इन्हीं को जाता है। सो दोस्तों, हमारी इस कहानी के पूरे पूरे एपिसोड नंबर आपके 268 हो चुके हैं। हम देखते हैं आने वाली कहानी में क्या होता है। शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 269 और देखते हैं कहानी में क्या होता है। जब प्रिया को पता चला अनिका के कंडीशन के बारे में तो उसे सबसे पहले विश्वास ही नहीं हुआ। इस बात पर कन्फर्म करने के लिए प्रिया ने कपिल को कॉल किया। फिर कपिल ने उसे सब कुछ बता दिया। अनिका के साथ इतना कुछ हो गया और उसे कुछ पता ही नहीं। अनिका के लिए सोच सोच के प्रिया को बहुत बुरा लग रहा था। सबसे ज़्यादा बुरा तो उसे अभी के लिए लग रहा था, क्योंकि उसने एक ही दिन में अपना सब कुछ खो दिया था। अनिका के पास तो उसकी फैमिली है जो उसका पूरी तरह से ख्याल रखेगी, लेकिन अभी के पास तो ऐसा कोई नहीं है जिसे वो अपना भी कह सके सिवाय अनिका के। अब तो वो भी उससे दूर हो गई। न जाने क्या बीत रही होगी इस वक्त अभी के ऊपर। यही सोचते हुए प्रिया अनिका घर पहुंच गई। नमस्ते आंटी। घर में घुसते ही प्रिया ने हॉल में बैठी हुई सुकन्या जी और रिया दोनों को नमस्ते करते हुए घर के अंदर घुस गई। प्रिया, आज इतने दिनों बाद कैसे आना हुआ? आओ बैठो ना, वहाँ खड़ी रहोगी क्या? सुकन्या जी ने प्रिया को अपनी तरफ आने का इशारा किया। कुछ नहीं आंटी, मैं तो बस यहाँ अनिका से मिलने आई थी। पता चला उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये सब कैसे हुआ? प्रिया ने सुकन्या जी के पास बैठते हुए उनसे पूछा। बेटा, किसी को भी नहीं पता कि ये सब कैसे हुआ। हमें भी शरद द्वारा ही पता लगा था। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अनिका के साथ ये हादसा हो चुका था। अभी कहाँ है वो आंटी? सुकन्या जी की बात सुनने के बाद प्रिया ने उनसे पूछा। अपने कमरे में है, जाओ तुम उनसे मिल लो। पर एक बात का ध्यान रखना, उसे पिछली कोई सी बात याद दिलाने की कोशिश मत करना। वो सब भूल चुकी है। उसे सिर्फ अपने बचपन की सारी बातें याद हैं। हम भी इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं कि उसे कोई ऐसी बात ना याद दिलाई जाए जिससे उसका दिमाग में तकलीफ हो। ओके आंटी, मैं इस बात का ध्यान रखूंगी। ये कहते हुए प्रिया अपनी जगह खड़ी होकर अनिका के रूम की तरफ जाने लगती है। दूसरी तरफ पार्थ के घर पर शिवांगी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी इस बात को लेकर कि आखिरकार 5 दिनों बाद उसका भाई वापस घर आ रहा है। वो भी अपने प्यार के साथ। फाइनली उसके भाई को उसके पार भी ले ही गया। अब जाके उनकी लाइफ में खुशियों की एंट्री थी। फाइनली उसके भाई को भी प्यार ही मिल गया। अब वो सिंगल नहीं मरेगा। अपने भाई के लक्षणों को देखते हुए शिवांगी को यही डर सताया रहता था कि उसका भाई कहीं पूरी ज़िंदगी कुंवारा ही ना मर जाए। अगर ऐसा हुआ तो वो कभी भी बुआ नहीं बन पाएगी, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला था। 6-7 घंटों में शिवांगी ने पूरे घर पर नक्शे बदल दिया था। पूरे घर को गेंदे के फूल और गुलाबों के फूल सजाया गया था, जिसकी वजह से वातावरण में फूलों की खुशबू फैल गई थी। इतना मनमोहक दृश्य को हर किसी को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए काफ़ी था। भाई कब आएंगे, यही सोचते हुए शिवांगी हॉल में चक्कर काट रही थी। उससे अब बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं हो रहा था। वो पार्थ से इस बात की उम्मीद लगाए बैठी थी कि उसने अभी तक राधिका को मना ही लिया होगा। कार रुकने की आवाज़ से शिवांगी की जान में जान आई। लगता है भाई आ गए, यह कहते हुए शिवांगी उछल पड़ी। वहीं घर के बाहर पार्किंग एरिया में ड्राइवर ने कार को पार्क करते हुए कार से बाहर निकल के पार्थ की तरफ का डोर खोला। और फिर वो जैसे ही राधिका की साइड डोर खोलने वाला था कि उससे पहले राधिका डोर खोल के बाहर आ गई। उसने ड्राइवर की तरफ देखते हुए कहा, अंकल, आपको मेरे लिए सब करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपकी ही तरह एक नॉर्मल और मामूली सी इंसान हूँ, तो इतनी फॉर्मेलिटी आप अपने बॉस के साथ ही करिए। अपनी बात कह के राधिका ने पार्थ की तरफ देखते हुए कहा, थैंक यू सर, मुझे यहाँ तक छोड़ने के लिए। अब मैं अपने घर जा सकती हूँ। फिर कल मिलते हैं ऑफिस में। अपनी बात कह कर राधिका जल्दी से वहाँ से रफा दफा होना चाहती थी, लेकिन जितनी जल्दी वो यहाँ जाना चाहती थी उतनी ही जल्दी ना जा सकी। राधिका को इतनी जल्दबाजी में जाने के लिए तैयार होता देख पार्थ ने आगे बढ़ के राधिका का हाथ पकड़ के उसे रोक लिया। कहाँ जा रही हो? पार्थ राधिका के सवाल करते हुए कहा। घर, और कहाँ जाऊँगी मैं? राधिका ने भी सॉफ्ट लहजे में पार्थ से सवाल के जवाब देते हुए उससे कहा, तुमने कहा कि तुम घर जा रही हो। अगर वो लोग फिर से आ गए तो? इससे पहले कि पार्थ पूरी बात करता, राधिका ने बीच में रुकते उसे कहा, अब वो लोग वापस कैसे आ सकते हैं? आपने तो उन्हें जेल भेज दिया ना, तो भला जेल से कोई कैसे आ सकता है इतनी आसानी से? तुम मुझे अपनी बातों के जाल में फंसाने की कोशिश ना करो। मुझे अच्छे से पता है तुम बस जल्दी से जल्दी मुझसे पीछे छुड़ाना चाहती हो ना, इसलिए सब कह रही हो ताकि तुम यहाँ से निकल पाओ। मैं भी अब कुछ कुछ समझने लगा हूँ। इतना आसान नहीं मुझसे पीछे छुड़वाना। चलो अंदर। आज से तुम मेरे साथ मेरे ही घर में रहोगी, और यहाँ से भागने के बारे में सोचा भी तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। और अंदर चलो।
सारी बातें यही करना है क्या? ये कहते हुए पार्थ आगे बढ़ने लगा कि राधिका ने उसे रोकते हुए कहा, सर आपने मेरे लिए जो कुछ किया उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, लेकिन मैं आपके और शिवांगी के साथ नहीं रहती। अब मुझे अकेले रहने की आदत हो चुकी है, इसलिए मैं अकेले ही रहना चाहती हूँ। प्लीज़ आप मुझे फोर्स मत कीजिए। अपनी बात कहते हुए राधिका चुप हो गई और उम्मीद भरी नज़रों से पार्थ की ओर देखने लगी। उसे उम्मीद थी कि पार्थ उसकी बात को ज़रूर समझेगा, लेकिन पार्थ ने उसकी सारी बातों को इग्नोर करते हुए राधिका की तरफ बढ़ते हुए अचानक से अपनी अपनी बाहों में ढा लिया। सॉरी, बट अब मैं तुम्हें कहीं भी जाने नहीं दे सकता। तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है मेरी बातों को मानने के अलावा। मैं इतना भी बुरा इंसान नहीं हूँ, लेकिन मैं इस बात की पूरी कोशिश करूँगा कि आगे से मैं कभी भी तुम्हें हर्ट ना करूँ। लेकिन सर, राधिका ने जैसे ही कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, पार्थ ने उसके मुंह पे अपने हाथ रखते हुए कहा, हमारे पास पूरी ज़िंदगी पड़ी है कहने और सुनने के लिए। तो तुम मुझे मेरी कोई तो एक सेकेंड, हमारे पास पूरी ज़िंदगी पड़ी है कहने और सुनने के लिए। तुम चाहो तो तुम मुझे मेरी की गई गलतियों के लिए मार भी सकती हो। ये ऑफर तुम्हारे लिए है, सिर्फ अभी इस पर सेल है चल रही है, अपने हाथों से जाने मत दो। क्या पता फिर ऐसा ऑफर तुम्हें मिले ना मिले। पात की बात सुनने के बाद राधिका को पता ही नहीं चला कि वो कब लोग एंट्रेंस गेट से आकर खड़े हो गए थे। शिवांगी की आवाज़ से राधिका के ध्यान टूटा। उसने पाया कि वह अपने पैरों पर खड़ी हुई थी, लेकिन ये कब हुआ? पात ने तो उसे अपनी बाहों में उठा रखा था। एक नज़र पात की तरफ देखने के बाद राधिका ने अपनी नज़रों को शिवांगी के ऊपर टिका दिया, जो कि आरती की थाल लेके उन दोनों के सामने खड़ी थी। उसके चेहरे की मुस्कुराहट साफ पता चल रही थी कि वो कितनी ज़्यादा खुश है। आज से पहले कभी भी राधिका ने उसके चेहरे पे इतनी ज़्यादा प्यारी और मनमोहक मुस्कान नहीं देखी थी। एक बात तो राधिका को माननी पड़ेगी, ये दोनों भाई बहन स्माइल करते हुए कह डालते हैं, ये चाहे तो अपनी स्माइल से ही पल भर में किसी का दिल जीत सकते हैं। लेकिन कम वक्त दोनों को ही एक जैसे हैं। हंसने में न जाने इनको कौन सा टैक्स लगता है। शिवांगी का तो फिर भी ठीक है, लेकिन ये सड़ा हुआ इंसान हमेशा ही ऐसा रहता है जैसे इस पर किसी ने कोड़े बरसाए हों। एक बार फिर शिवांगी की आवाज़ से राधिका अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आई। अब आप अंदर आ सकती हो, यह कहते हो शिवांगी आरती की थाल को लेकर उनके सामने खड़ी हो गई। शिवांगी, इतना सब कुछ करने की क्या ज़रूरत थी? घर के अंदर आने के बाद पार्थ ने अपनी नज़रों को चारों तरफ दौड़ाते हुए देख कर शिवांगी से कहा, भाई इसकी बहुत ज़रूरत थी, इसीलिए तो मैंने सब कुछ किया। अब आप सब छोड़ो, चलिए कुछ खाते हैं, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है। मैं आप दोनों का ही इंतज़ार कर रही थी, मैंने आज आप दोनों की पसंद का ही खाना बनवाया है। लेकिन शिवांगी जैसे राधिका ने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, अपने भाई की तरह ही शिवांगी ने राधिका की बिना कुछ कहने का मौका दिया। क्या आप चाहती हैं कि मैं भूख के मारे पेट में दर्द होना शुरू हो जाए? कितनी मेहनत से मैंने आप दोनों के लिए घर को सजाया है, आप दोनों की पसंद खाना बनवाया है, लेकिन आप दोनों को ही मेरी बिल्कुल कदर नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है शिवांगी, जैसे तुम सोच रही हो। मैं तो बस इतना कह रही थी। राधिका ने जैसे ही कहा, आपको जो भी कहना है वो सब कुछ खाने के बाद ही कहना, अभी मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है। अपनी बात कह के शिवांगी ने अपने एक हाथ से राधिका का हाथ पकड़ा और दूसरे हाथ से रात का हाथ पकड़ के डाइनिंग टेबल की ले जाने लगी। ये दोनों भाई बहन एक जैसे हैं, अपने आगे ना किसी की सुनते हैं और ना ही किसी को कुछ भी कहने का मौका देते हैं। राधिका अपने मन में सोचते हुए कहा। आधे घंटे बाद डाइनिंग टेबल से उठते हुए शिवांगी ने अंगड़ाई लेते हुए राधिका की तरफ देखते हुए कहा, भाभी राधिका। जैसे ही शिवांगी को लगा कि उसने कुछ गलत कह दिया, अपनी बात को सही करते उसने आगे कहा, मुझे ना बहुत नींद आ रही है, आप दोनों के चक्कर में मैंने ठीक से रेस्ट भी नहीं किया था। अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए, तो अब हम सुबह बात करेंगे, गुड नाइट। ये कहते हो शिवांगी जल्दी से वहाँ से भाग गई। उसे पता था अगर वो यहाँ एक मिनट भी रही तो राधिका उस ज़रूर यहाँ जाने की बात करेगी, इसलिए उसने यहाँ से भागने में ही ठीक समझा। ना वो यहाँ रहेगी, ना ही राधिका उसे यहाँ रहने की बात कहेगी। राधिका अब भी उसी तरह देख रही थी जिस तरफ शिवांगी गई थी। अब क्या पूरी रात ही यहीं खड़े रहने का इरादा है? जाओ जाकर अपने कमरे में आराम करो। राधिका को ऑर्डर देने के बाद पास भी स्टडी रूम की तरफ चला गया। ये दोनों भाई बहन एक जैसे हैं। भाई ऑर्डर देके अपनी बातों को मनवाता है, बहन प्यार से अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा के अपनी बातों को मनवा लेती है। अब राधिका की बात इनकी बातों को मानने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं था। वो भी चुपचाप आराम करने के लिए अपने कमरे में चली गई। पार्थ ने उसके लिए पहले ही एक रूम रेडी करवा दिया था। राधिका के मन में पार्थ के लेकर बहुत सारे सवाल घूम रहे थे।
एक तरफ उसके दिल में पात के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर था, कहीं ना कहीं वो भी पात को प्यार करने लगी थी, लेकिन अपने दिल में को टूटता हुआ नहीं देख सकती थी। इसी बात को लेकर वो बहुत ज़्यादा डरती थी। दूसरी बात, वो पात के स्टेटस के बराबर की नहीं थी। इन सब बातों को सोचते उसका दिमाग उसे कहता था कि वो पात से दूर रहे, और एक तरफ उसका दिल कुछ और ही कहता था। वो खुद ही चाहती थी कि वो पात को एक चांस दे। इस वक्त राधिका अपने दिल और दिमाग से लड़ रही थी। इन सब बातों के बारे में सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए था राधिका को, इसलिए वो अपने घर वापस आना चाहती थी, लेकिन इन दोनों भाई बहनों ने एक नहीं सुनी। रात के 8 बजे अनिका के कमरे में अनिका ने प्रिया के गले लगाते हुए उसे रोते हुए सब कुछ बता दिया था। उसे कितनी तकलीफ हो रही थी ये सब कहते हुए। प्रिया उसकी हालत को देख के कुछ समझ पा रही थी। अनिका की ऐसी उससे देखी नहीं जा रही थी। उसने अनिका के सिर पे हाथ फेरते हुए कहा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तू परेशान मत हो। मुझे मुझे भी समझ नहीं आ रहा है कि आखिर शरद भाई ने ऐसा क्यों करने के लिए कहा है। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 269 कंप्लीट होता है। सो दोस्तों, मुझे लगता है वक्त है तो मैं इसी में कहानी का एपिसोड 270 ऐड करता हूँ और देखता हूँ कहानी में क्या होता है। अनिका घर पे प्रिया की बात सुनने के बाद अनिका थोड़ी सी चुप हो गई थी, लेकिन उसने उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर तक और अनिका से बात करने के बाद दोनों ने ही रूम में डिनर किया। अनिका की उसकी दवाई लेने के बाद प्रिया ने भी अपने घर के लिए निकल गई। अनिका चुपचाप दवाई लेकर बेड पर लेट गई। उसका अपने रूम से बाहर निकलने का बिल्कुल भी मन नहीं था। प्रिया के चले जाने के बाद अनिका अभी के बारे में सोच रही थी। क्या उसने खाना खाया होगा या नहीं, पता नहीं क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में। हे भगवान, प्लीज़ मेरे पति का ध्यान रखना, मेरी गलतियों की सज़ा उसे मत देना। अनिका अभी के बारे में सोचते न जाने कब सो गई, उसे पता ही नहीं चला गया। घर के टेरेस पर शरद तारों से भरे आसमान के नीचे बैठा हुआ था। वो अपने पापा के रवैये के बारे में सोच रहा था। उनका इतना अजीब बिहेव करना उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, और असल में इस कदर उसके पापा का अभी से इतना अजीब बिहेव करना उस सोचने में मजबूर कर रहा था। क्या पापा अभी को पहले से जानते हैं? पर ये कैसे हो सकता है? अपने सवाल का खुद ही जवाब देते हुए शरद ने खुद ही सवाल करते हुए जवाब दिया, इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता। लगता है मेरा दिमाग कुछ ज़्यादा ही चल रहा है। मैं ऐसा भला कैसे सोच सकता हूँ? लेकिन पापा अजीब बिहेव मुझे कुछ सोचने में मजबूर कर रहा है। क्या करूँ? पापा से जाकर सामने से ही सवाल करूँ? और तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे पापा इतनी आसानी से तुम्हारे सवालों को जवाब भी दे देंगे? आवाज़ को सुनकर शरद पीछे पलट कर देखा तो पाया कि रुचिका उसके पास खड़ी थी। क्या हुआ? तुम यहाँ क्या कर रही हो? पीछे पलटते हुए शरद ने रुचिका की तरफ देखते हुए सवाल किया। ये सवाल तो मैं भी आपसे पूछ सकती हूँ ना। रुचिका शरद के पास जाके उसकी गोद में बैठ गई। उसके गले में अपने हाथ तो उसकी गर्दन में लपेटते हुए उसके सर को अपने कंधे पर रख के पूछा, क्या बात है? आप जब से हॉस्पिटल से आए हैं तब से बहुत ज़्यादा परेशान लग रहे हैं। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझसे बता सकते हैं। मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपकी मदद करूंगी। अगर आपको लगता है कि मैं आपकी प्रॉब्लम को नहीं पाऊंगी तो फिर आई एम वेरी सॉरी, मैंने आपको डिस्टर्ब किया हो तो। लेकिन मैं आपको बहुत देर से देख रही हूँ, डाइनिंग टेबल पर भी आप कुछ ज़्यादा गुमसुम लग रहे थे। तो आपने ठीक से नाश्ता भी नहीं किया सुबह, और ना ही ठीक से खाना खाया। अभी ऐसे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। क्या हुआ है, आप मुझे बता सकते हो? अपनी बात कह के रुचिका ने शरद की तरफ देखा, जो कि बड़े गौर से उसे देख रहा था। क्या बात है, आजकल कुछ ज़्यादा ही गौर से देख रही हो? क्या बात है, कहीं फिर से तो वही प्यार हो गया? फिर से तो नहीं प्यार हो गया? अपनी बात कहते हुए शरद ने रुचि की गालों पे छुआ। वो तो मैं पहले ही कर चुकी हूँ। अब आप क्या चाहते हैं कि मैं आपके प्यार में? अच्छा ठीक है, अब मैं कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन तुम यहाँ से क्या कर रही हो? तुम्हें तो पहले से ही कोल्ड है। अब क्या चाहती हो, तुम्हारी फीवर भी हो जाए? मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। वो तो बस मैं आपको परेशान नहीं देख सकती थी, इसलिए यहाँ पर आ गई। इसमें इतना गुस्सा करने की क्या बात है? शरद की बात सुनकर राधिका ने बड़े ही क्यूटनेस के साथ अपनी बातों की कही। रुचिका की इस बात पर शरद को हंसी आ गई। उसने रुचिका को अपनी बाहों में भरते हुए कहा, मैं बहुत परेशान हूँ रुचिका, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। आप मुझे बताएंगे हुआ क्या है? शरद को इतना परेशान देखते हुए रुचिका ने सवाल कहा। रुचिका के इस सवाल पर शरद ने अब तक से लेकर सारी बातें रुचिका को बता दी। तो ये परेशानी है आपकी, इसलिए आप इतना ज़्यादा परेशान हैं। एक बार आप मुझे भी तो बता सकते थे ना इस बारे में। मैं आपको इतनी टेंशन में की ज़रूरत नहीं थी। हम दोनों अब साथ में मिलकर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढेंगे। वैसे उस लड़का का क्या नाम है?
उसका रुचिका ने थोड़ा सा सोचते हुए कहा, हाँ याद आया, अभी कपूर, वो बिल्कुल अनिका के लिए सुटेबल हैंडसम है। क्या उन दोनों ने सच में शादी कर ली है? वो काफ़ी हैंडसम है, उसके चेहरे पर के फीचर कितने अच्छे हैं। हाय, गुस्से में तो बहुत ज़्यादा क्यूट लगता है। कभी कभी तो मुझे अनिका की किस्मत पर जलन होती है, उसे इतना क्यूट और हैंडसम बंदा इतनी आसानी से कैसे मिल सकता है। जब रुचिका अभी की तरफ जब रुचिका अभी की तारीफों को पुल बांध रही थी तो शरद उसके चेहरे को देखने लायक था। उसकी बीवी उसमें इंटरेस्ट ना लेते हुए उसकी बहन के पति में काफ़ी इंटरेस्ट ले रही थी। उसकी बातों के बारे में सोचते हुए शरद ने खुद से सवाल करते हुए पूछा, क्या मैं अब रुचिका की अच्छा नहीं लगता हूँ? इतना भी जलने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो बस अभी रुचिका इतना ही कह पाई थी कि शरद ने उसके मुंह पे अपने हाथ रखते हुए कहा, चलो तुम्हें बताता हूँ कि मैं कितना अच्छा हूँ। ये कहते हो शरद रुचिका को लेकर नीचे कमरे में आ गया। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 270 कंप्लीट होता है। सो दोस्तों, आपको एपिसोड 270 कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी का ऐसा अंश, ऐसा भाग जो समझ में ना आया हूँ, आपको अटपटा लगा हो तो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली अगली वीडियो तक आसानी से पहुँच सके। तो दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।